दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। ने ध्रुव को डरते हुए देखा। उसे बिना किसी रोक टोक के खींचा जा सकता था। वह कुछ नहीं कर सकता था और एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। सभी को तब होश आया जब ध्रुव ने जेनसन को खींचकर लिविंग रूम के बीच में ले गया। अब सबके सामने एक मासूम दिखने वाला लड़का खड़ा था और वे सभी उसे घूर रहे थे। ध्रुव के इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड थे। एक यंग लड़का जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, उसने सच में जेनसन को उसकी ताकत से फ्री कर दिया, तुरंत। आखिर उसने ये कैसे किया? यहां तक कि क्रूम्स के लोग भी ध्रुव को हैरानी से देख रहे थे। ग्रांट ने अभी अभी जेनसन के एक पंच को रोका था, तो उसे पता था कि जेनसन कितना पावरफुल है। वह ड्रैगन रैंक के शुरुआती स्टेज के शिखर पर था और जल्द ही मिड ड्रैगन रैंक तक पहुंचने वाला था। ध्रुव ने सच में ड्रैगन रैंक के शुरुआती स्टेज के एक मास्टर को पल भर में उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ से फ्री कर दिया और अब वह जमीन पर गिरा हुआ था। ये समझ से बाहर था। सबसे ज्यादा शॉक्ड लोरेन थी। उसने अभी तक ध्रुव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वह एक नॉर्मल इंसान था जिसमें कोई ताकत नहीं थी। जब तक ध्रुव ने ड्रैगन रैंक के मास्टर को तुरंत नहीं हराया, तब तक उसने ध्रुव पर ध्यान देने के लिए अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई यूनिक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जितना ज्यादा उसने देखा, उतना ही ज्यादा वह खुद को कंफ्यूज महसूस कर रही थी। उसके गुरु द्वारा सिखाई गई गुप्त टेक्निक ध्रुव पर वर्क ही नहीं कर रही थी। ये जानना जरूरी था कि जब से उसने ये टेक्निक सीखी थी, ये कभी फेल नहीं हुई थी। ऐसा तभी होता जब सामने वाले की स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा होती। उस सिचुएशन में टेक्निक का रिवर्स इफेक्ट होता। लेकिन जब उसने ध्रुव पर इसका इस्तेमाल किया, तो न सिर्फ उसे कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वह ध्रुव को क्लियरली देख भी नहीं पाई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ध्रुव जैसे किसी कोहरे के बादल से घिरा हुआ लग रहा था। वह अनजान, संदिग्ध और बहुत मिस्ट्री भरा था। इसने लॉरेन को मजबूर कर दिया कि वह इस राज को और करीब से जाने। ये कैसा इंसान है? ये बहुत मिस्ट्री भरा है। उसकी टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि वह अपने सीनियर ग्रांट तक की पोल खोल सकती थी। ध्रुव पहला लड़का था जिसने उसकी टेक्निक को बेअसर कर दिया। इसके अलावा ये लड़का बहुत छोटा था। वह मुश्किल से 20 साल का लग रहा था। यह पहली बार था जब लोरेन किसी को लेकर इतनी क्यूरियस थी। वह ध्रुव के इस राज को समझना चाहती थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि उसके गुरु द्वारा बताई गई टेक्निक अचानक क्यों फेल हो गई। तभी पूरे कमरे में एक तेज दहाड़ गूंजी। तू बदमाश है! तूने जेनसन के साथ क्या किया? बेन गुस्से से खड़ा हुआ और चिल्लाया। वह भी अभी अभी होश में आया था। ध्रुव बहुत तेज था और जेनसन पर हमला होने से पहले बेन को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जेनसन ने मेरे आदमी को किडनैप किया और अब मैं उसे उसकी ही दवाई का टेस्ट करा रहा हूं। अगर मेरे आदमी का एक भी बाल गिरा तो मैं उसके चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा। नहीं, मैं उसके 5 अंग तोड़ दूंगा। ध्रुव ने पलटकर बेन से मुस्कुराते हुए कहा, तू 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 मौत मांग रहा है। बेन चिल्लाया जैसे ही ड्रैगन रैंकर की ताकत उसमें से बाहर निकली। वह फौरन आगे बढ़ा और ध्रुव के सामने आ गया। ध्रुव ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जेनसन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। लेकिन बेन को अब तक ये नहीं पता था कि जेनसन के साथ हुआ क्या था। गुडिंग फैमिली का मुखिया, जो खुद सुपर पीक ड्रैगन रैंकर था, अब गुस्से से जल रहा था। वह चाहता था कि ध्रुव उसके किए की सजा भुगते, और वो सजा थी मौत। सिर्फ ध्रुव की मौत ही गुडिंग फैमिली के अपमान को धो सकती थी। ध्रुव कमरे के बीच में खड़ा था और अपने दाहिने हाथ से जेनसन को खींच रहा था। जब उसने बेन की ड्रैगन रैंकर वाली ताकत को बाहर आते देखा, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाकी लोगों को वह डरा हुआ और बेवकूफ लग रहा था। बेन फौरन ध्रुव के पास गया और उसे अपनी हथेली से मारा। वह ध्रुव को थप्पड़ मारकर उसका चूरा कर देना चाहता था और फिर उसके पूरे परिवार को ढूंढकर खत्म कर देना चाहता था।
वह पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि ये होता है गुडिंग फैमिली का अपमान करने का नतीजा। इन अपराधियों का सिर्फ एक ही अंजाम था और वो था मौत। ध्रुव ने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और बेन को मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। जब भी कोई उसे मारने की कोशिश करता तो वह कभी पीछे नहीं हटता था। बेन एक टॉप ड्रैगन रैंकर था, तो वह ध्रुव के सामने इतना घमंडी क्यों था? ध्रुव उसे एक ही मुक्के से बेअसर कर सकता था। हालांकि जब ध्रुव कुछ करने वाला था, तभी अचानक एक आदमी ध्रुव के पास प्रकट हुआ। फिर उस आदमी की हथेली बेन की हथेली से टकराई। धप! दोनों 10 कदम पीछे लड़खड़ा गए। इस बीच ध्रुव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वह दोनों के बीच खड़ा था। जो आदमी अभी बेन से टकराया था, वह क्रूम्स का 7वां बुजुर्ग था। उसे लोरेन ने ध्रुव को बचाने का आदेश दिया था। मुखिया ने निर्देश दिया था कि पहाड़ से नीचे आते वक्त उन्हें लोरेन की बात सुननी होगी। उन्हें तभी तक उसका कहना मानना था जब तक कि इससे संप्रदाय के नियम न टूटें। क्या तुम लोग सच में गुडिंग फैमिली से दुश्मनी करना चाहते हो? बेन ने दांत पीसते हुए पूछा। उसके दिल में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह था, जो कभी भी फट सकता था। उसका बेटा, जिसे वह सबसे ज्यादा मानता था, अब भी खतरे में था। गुडिंग फैमिली को बड़ा अपमान झेलना पड़ा था। परिवार का मुखिया होने के नाते वह यह कैसे सह सकता था? ध्रुव उस बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा, जिसने बेन के हमले को रोकने में उसकी मदद की थी। वह भी एक टॉप ड्रैगन रैंकर था। लेकिन वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? ध्रुव कंफ्यूज था। क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूं जो खुद मौत को इनवाइट करेगा? जैसा कहते हैं, अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर निकल जाइए। अगर इस बूढ़े आदमी ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं एक मुक्के से गुडिंग फैमिली के मुखिया को अपंग बना देता। हालांकि चूंकि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की थी, इसलिए ध्रुव कुछ नहीं कह सका। लोरेन ने कहा, बेन, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। जैसा कहते हैं, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। चूंकि ये लड़का गुडिंग फैमिली का दुश्मन था, तो वह लोरेन का दोस्त होगा। और ये तो तय था कि उसे इस लड़के के बारे में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। स्वाभाविक तौर पर वह बेन को ध्रुव को मारने नहीं देगी। लोरेन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो लववुड्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे तुम्हारे पीछे क्रूम्स का हाथ ही क्यों ना हो। बेन ने गुर्राते हुए कहा। लोरेन लववुड? जब ध्रुव ने यह नाम सुना तो वह हैरान रह गया। क्या यह वही औरत नहीं है जिसने स्टेन और क्लिंटन के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था? फिर उसने उस परी जैसी औरत की तरफ देखा। यह सच था कि उसमें इतनी खूबसूरती और ग्रेस थी कि लोग उसे देखकर जल सकते थे। वह सच में अद्वितीय कहलाने लायक थी। वह सचमुच ऐसी महिला थी जो एक पूरी जनरेशन को चकित कर सकती थी। हालांकि अब तक लोरेन की उम्र 30 साल हो चुकी होगी, फिर भी उसमें उम्र का कोई निशान नहीं था। अगर वह कहती कि वह 20 साल की है तो कोई उस पर सवाल नहीं करता। ध्रुव थोड़ा हैरान था। इस लड़की ने अपना ख्याल कैसे रखा है और इसमें इतना कूल नेचर कैसे आ गया? लोरी, हम... इलियट आगे बढ़ा और कुछ कहना चाहता था। वह सच में नहीं चाहता था कि लववुड्स पूरी तरह गुडिंग फैमिली को नाराज कर दे। ये वो फैमिली नहीं थी जिसके साथ लड़ाई की जा सके। हालांकि क्रूम्स ताकतवर थे, लेकिन वे सालों से छिपे हुए थे। उन्हें सोमरलैंड की करंट सिचुएशन का पता नहीं था। इलियट सिर्फ जेरेमी को बाहर निकालना चाहता था। डैड, मैं ये मैनेज कर लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, लोरेन ने कहा। इलियट ने आह भरी और पीछे हट गए। ठीक है, अपनी लड़ाई जारी रखो, मैं पहले जा रहा हूं। गुडिंग फैमिली, अगर आज तुम्हारे घर मेहमान आए हैं तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा और देखूंगा कि तुम्हें मेरे आदमी के खिलाफ एक्शन लेने की क्या हिम्मत मिली। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उन 2 टॉप ड्रैगन रैंकर्स से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं था जो अभी उसके बगल में लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुडिंग परिवार के प्रति ध्रुव का कोई सम्मान ही नहीं था। हालांकि दूसरों की नजर में ध्रुव शायद सिर्फ शांत होने का दिखावा कर रहा होगा, वरना उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं होती। लोरेन को भी कुछ शक था। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या मजाक है? तुम फिर भी हमसे मिलने आना चाहते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जेनसन पर छिपकर हमला करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया।
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग को पलट सकते हो? अगर अभी कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं तुम्हें एक ही थप्पड़ से मार देता। तुम एक ऐसे जानवर हो जिसे अपनी क्षमताओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर राय है। अगर तुम डरे हुए हो तो मुझे जेनसन वापस दो और निकल जाओ। अगर नहीं तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पहले तो मैं तुम्हें कुछ दिन और आराम देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरती। चलो मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे थप्पड़ मारोगे। मुझे तुम्हारी क्षमताएं देखने दो। बहुत अच्छा परिवार है। जब ध्रुव ने अपनी बात खत्म की तो वह अपने पीछे लोरेन के ग्रुप की ओर मुड़ा और कहा, हस्तक्षेप मत करना। ठीक है, लोरेन ने बस एक शब्द में जवाब दिया। अब जब ध्रुव ने ऐसा कह दिया था तो वह दखल नहीं देगी, क्योंकि वह भी ध्रुव की क्षमताएं देखना चाहती थी। पहले सब कुछ अचानक हुआ था और वह ध्रुव को मौके पर ही दुखद रूप से मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने 7वें बुजुर्ग से बेन के हमले को रोकने के लिए कहा। अब इस बारे में सोचते हुए, जब तक इस लड़के में कुछ कमियां नहीं थीं, वह कुछ हद तक भरोसेमंद माना जा सकता था। चलो गुडिंग परिवार के मुखिया, अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुझे देखने दो कि गुडिंग परिवार क्या कर सकता है, ध्रुव ने बेन की ओर देखते हुए कहा। अब बेन असमंजस में था। यह लड़का साफ साफ मूर्ख नहीं था, लेकिन उसने गुडिंग परिवार को इस तरह भड़काने की हिम्मत की। अगर ऐसा था तो उसका समर्थन कौन कर रहा था? तुम कौन हो? बेन ने फिर पूछा। क्या तुम ऐसा करने वाले हो या नहीं? क्या तुम मुझे थप्पड़ मारकर मार डालना नहीं चाहते थे? जल्दी करो, मैं जल्दी में हूं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा। फिर मुझे दोष मत देना अगर वह कुछ अंग खो दे, ध्रुव ने अधीरता से कहा। तुम। इसी समय दरवाजे से एक आवाज आई, उसे जाने दो। तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर से अंदर आया। पिताजी, बेन ने तुरंत पुकारा। पापा, दादाजी, रे और जेसन ने भी आवाज लगाई। जो व्यक्ति अंदर आया वह गुडिंग परिवार का बूढ़ा मुखिया था। सोमरलैंड संसद के 11 सांसदों में से एक और भगवान रैंक के आधे रास्ते पर खड़ा एक मास्टर फ्रैंक गुडिंग। साथ ही वह उस परिवार का स्तंभ भी था जो सोमरलैंड के शीर्ष पर खड़ा था। जेनसन से कॉल आने के बाद ध्रुव ने फाल्कन इंटेलिजेंस टीम के कर्मचारियों से मदद मांगी, क्योंकि उसे गुडिंग के घर का सही पता नहीं पता चल पाया था। जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने लुकास को यह भी बताया कि वह गुडिंग परिवार को परेशान करने जा रहा है। अगर गुडिंग के निवास में कोई विवाद होता और वह गलती से पूरे गुडिंग परिवार को खत्म कर देता तो उसे इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए किसी की जरूरत होती। लुकास को जब इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत मैसन को सूचना दी। चूंकि ध्रुव की पहचान अब खास हो चुकी थी, क्योंकि वह सोमरलैंड संसद का 11वां सदस्य था जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, इसलिए लुकास सिर्फ मैसन को ही इसकी सूचना दे सकता था। मैसन ने इसे सुलझाने का काम अब्राहम को सौंप दिया और यह भी कहा कि वह किसी भी हालत में ध्रुव की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि ध्रुव खतरे में है, फिर भी वे अभी तक उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते थे। इसलिए अब्राहम ने फ्रैंक से कहा कि वह खुद जाकर इस मामले से निपटे, ध्रुव को सुरक्षित रखे और उसकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। इसीलिए फ्रैंक ने कहा था कि ध्रुव को घर में प्रवेश करते ही जाने दिया जाए, क्योंकि ध्रुव ऐसा व्यक्ति था जिसे डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जोन्स व्यक्तिगत रूप से पहचानते थे। इसलिए गुडिंग परिवार न तो उसे रोकने में सक्षम था और न ही उसे अपमानित करने की हिम्मत कर सकता था। इसी समय ध्रुव ने एक बूढ़े आदमी को अंदर आते देखा। जब उसने सुना कि गुडिंग परिवार उसे किस प्रकार संबोधित कर रहा है तो उसे पता चल गया कि बूढ़ा मालिक यही है। वह एक ऐसा गुरु था जो भगवान रैंक के आधे रास्ते पर था। ध्रुव उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए थोड़ा उत्सुक था। सच कहें तो वह वास्तव में गुडिंग परिवार के पुराने मालिक के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह शायद असंभव होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने फाल्कन इंटेलिजेंस टीम से गुडिंग निवास का पता पूछा था तो उसने लुकास को भी बताया था कि वह गुडिंग परिवार को परेशानी देने आ रहा है। इसलिए लुकास ने जरूर यह बात उच्च अधिकारियों को बता दी होगी।
ओल्ड मास्टर गुडिंग शायद इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था। ध्रुव को यह बात उनके पहले वाक्य से ही समझ आ गई थी। ठीक है, जब तक ऊंचे अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे तब तक यह लड़ाई नहीं होगी। जब लोरेन और उसके साथियों ने ओल्ड मास्टर फ्रैंक को देखा तो वे थोड़ा चौंक गए। जब फ्रैंक आया तो उसके चारों तरफ बहुत प्रबल ऊर्जा थी। वह भगवान रैंक के आधे रास्ते पर था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे लड़ाई कर सकते थे। अगर वे सब मिलकर भी उस पर हमला करें तो भी वे मौत को बुला रहे होंगे। हालांकि वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ओल्ड मास्टर गुडिंग कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्रूम्स की प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं थी। इसके अलावा वे तीनों इस पीढ़ी के मुख्य सदस्य थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो गुडिंग परिवार तबाह हो जाता। यहां तक कि सोमरलैंड भी उन्हें बचाने में सक्षम नहीं होता। तुम ध्रुव हो, है ना? चूंकि तुम्हारा झगड़ा जेनसन से है, हमारा परिवार इसमें शामिल नहीं होगा। तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बात का मान रखते हुए उसकी जान बख्श देना, फ्रैंक ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय पहले डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जोन्स ने फ्रैंक को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि वह तुरंत घर जाएं और ध्रुव नाम के लड़के का मामला सुलझाएं। उन्हें न केवल ध्रुव की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, बल्कि उसकी सभी मांगें भी माननी थीं। गुडिंग परिवार अब्राहम के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? जेनसन आपका पोता है और परिवार का पहला वारिस भी। आप उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? बेन ने जोर से कहा। बेन को लगा था कि उसके पिता के आने से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि फ्रैंक ऐसा कुछ कहेंगे। वह इसे मान नहीं सका। चुप रहो, अब से जेनसन गुडिंग परिवार का पहला वारिस नहीं रहेगा। जेसन उसकी जगह लेगा। अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें परिवार के मुखिया के पद से हटा दूंगा, फ्रैंक ने सख्ती से कहा। रे और जेसन बहुत खुश हुए। इस बीच बेन का मुंह खुला रह गया और वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। भले ही वह गुडिंग परिवार का मुखिया था, परिवार में अंतिम फैसला फ्रैंक ही लेते थे। गुडिंग परिवार में कोई भी फ्रैंक के आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय लोरेन और उसके साथी ध्रुव को हैरानी से देखने लगे। यह लड़का आखिर कौन था? यहां तक कि उसने ओल्ड मास्टर गुडिंग, जो भगवान रैंक के आधे रास्ते पर थे, को भी इतनी विनम्रता से बात करने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव के पीछे निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय रैंक संरक्षक था, अन्यथा कोई भी भगवान रैंक के आधे रास्ते पर होते हुए भी फ्रैंक जैसे व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। लोरेन को लगा कि यह सब ध्रुव के समर्थन के कारण हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ध्रुव वास्तव में अपनी ताकत पर भरोसा करता था। अगर लोरेन को पता चल जाता कि ध्रुव 20 साल की उम्र में ही भगवान रैंक के आधे रास्ते पर पहुंच चुका है, तो वह क्या महसूस करती? नहीं, 2-3 दिनों में वह 20 साल की उम्र में ईश्वरीय रैंक का संरक्षक बनने वाला था। इस प्रकार के रिकॉर्ड का न तो कोई पूर्ववर्ती होना चाहिए और न ही कोई उत्तराधिकारी। यदि वे युवा पीढ़ी में नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे, तो ध्रुव के साथ मुकाबला करने की हिम्मत कौन करेगा? यह मेरे आदमी की हालत पर निर्भर करेगा। अगर जेनसन ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे माफ करना, मैं इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, ध्रुव ने हल्के से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह न तो बेन से परेशान था और न ही फ्रैंक से, जो भगवान रैंक के आधे रास्ते पर था। फ्रैंक ने ध्रुव को गहराई से देखा। वह न तो इस लड़के को समझ पाया और न ही उसकी पहचान और पृष्ठभूमि को। हालांकि चूंकि वह अब्राहम द्वारा संरक्षित था, इसलिए वह साधारण इंसान नहीं हो सकता था। गुडिंग परिवार उसे अपमानित करने का रिस्क नहीं ले सकता था। सोमरलैंड के इस अशांत समय में गुडिंग परिवार को स्थिरता की ज्यादा जरूरत थी। फ्रैंक ने जेनसन की ओर देखा, जिसे ध्रुव अब भी घसीट रहा था। इस समय जेनसन का चेहरा शौक से भरा हुआ था और उसकी आंखें डर से। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस अजनबी की पृष्ठभूमि इतनी बड़ी होगी कि उसके दादा भी उसके सामने झुक जाएंगे। इसके अलावा उसके दादा ने उसे गुडिंग परिवार के पहले वारिस की पहचान से भी हटा दिया था। सबसे बुरी स्थिति में ऐसा लग रहा था कि उसके दादा उसे पूरी तरह छोड़ सकते थे।
यह सब कुछ उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। वह कुछ कहना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ध्रुव ने उसके साथ क्या किया है। वह सुन और देख सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था और उसमें ताकत भी नहीं थी। वह केवल अपने दादा की ओर याचना भरी नजरों से देख सकता था, इस उम्मीद में कि वे उससे बचा लेंगे। फ्रैंक ने अपने पोते जेनसन की याचना भरी नजरों को देखा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। शुरू में उन्हें अपने दोनों पोतों से बड़ी उम्मीदें थीं। वह अक्सर सोचते थे कि भगवान उनके परिवार के प्रति कितने दयालु हैं। उनके 2 बेटे थे और उनके 2 पोते भी असाधारण थे। अगर वह देव रैंक में एंटर कर लेता और संरक्षक बन जाता, तो गुडिंग परिवार नई ऊंचाइयों तक पहुंचता और सोमरलैंड में टॉप परिवार बन जाता। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उनके सबसे बड़े पोते जेनसन ने किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पूरे गुडिंग परिवार की खातिर उन्हें अपने पोते को छोड़ना पड़ा। फ्रैंक ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट था कि वह ध्रुव के कथन से सहमत थे। पिताजी, आप उसे जेनसन को ले जाने नहीं दे सकते, बेन चिल्लाया। अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अपने सबसे प्रिय बेटे को त्यागने के लिए कहा जा रहा था। फ्रैंक ने मुड़कर बेन की ओर देखा और भगवान रैंक के आधे रास्ते पर मौजूद अपनी शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन किया। फ्रैंक के दबाव से बेन पीछे हट गया और लगभग गिर पड़ा। टॉप ड्रैगन रैंकर और भगवान रैंक के आधे रास्ते पर मौजूद किसी व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ध्रुव, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जेनसन की जान बख्श दोगे। इसे गुडिंग परिवार की ओर से एक एहसान समझ लो। मेरा मानना है कि तुम्हारी पहचान के साथ तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मुश्किल समय में एक और दोस्त होना बेहतर है, फ्रैंक ने ध्रुव से कहा, अपनी पीठ उनकी ओर करते हुए। हालांकि जब उन्होंने यह कहा तो उनके शब्दों में थोड़ी धमकी भी थी। आखिरकार वह 10 साल से भगवान रैंक के आधे रास्ते पर थे। वह कभी भी अंतिम कदम उठाकर भगवान रैंक का संरक्षक बन सकते थे। एक बार यह कदम उठाने के बाद पूरी दुनिया उनके सामने झुकेगी। ध्रुव ने उपहास भरी हंसी दी। उसने फ्रैंक के शब्दों में छिपे खतरे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वह भगवान रैंक के आधे रास्ते पर था। यहां तक कि अगर फ्रैंक भगवान रैंक का संरक्षक बन भी जाते तो भी ध्रुव उनसे नहीं डरता। इसके बाद ध्रुव ने जेनसन को कमरे से बाहर खींच लिया। हालांकि जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात लोरेन और उसके दोस्तों से हुई थी, तो वह थोड़ा रुका। उसने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या तुम लोग आ रहे हो? इन लोगों ने अभी अभी उसकी मदद की थी। हालांकि यह बड़ी तस्वीर में कुछ खास मायने नहीं रखता था। फिर भी ध्रुव ने सोचा कि उसे भी उनकी मदद करनी चाहिए, वरना अगर वह चला गया तो ये लोग फ्रैंक का सामना नहीं कर पाएंगे, चाहे वे सब मिलकर उस पर हमला ही क्यों न करें। ध्रुव एक मास्टर था जो खुद ईश्वर पद के आधे रास्ते पर था, इसलिए वह उनके बीच के अंतर को समझता था। लोरेन के कुछ बोलने से पहले ही फ्रेड आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें जाना चाहिए, अना। गुडिंग परिवार हमारी तरफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ध्रुव ने आज सुर्खियां बटोरी थीं और वह थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह सबकी निगाहों के सामने जेनसन को लिविंग रूम से बाहर खींचता रहा। ध्रुव के चले जाने के बाद फ्रैंक ने लोरेन और बाकी लोगों की ओर देखा। तुम लववुड्स की लड़की हो, है ना? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? फ्रैंक ने पूछा। साथ ही उन्होंने उन पर दबाव डालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ताकत दिखाई जो ईश्वर रैंक के आधे रास्ते पर था। क्रूम्स के 9वें बड़े ने तेजी से आगे बढ़कर 7वें बड़े के साथ खड़े होकर उस व्यक्ति के दबाव का विरोध किया जो देव रैंक के आधे रास्ते पर था। लोरेन ने कहा, गुडिंग परिवार ने न केवल 3 साल पहले मेरे दादा को घायल किया, बल्कि मेरे छोटे भाई को भी अब तक कैद कर रखा है। आज मैं आपके परिवार से स्पष्टीकरण मांगने आई हूं। उनके सामने 2 बड़े ड्रैगन रैंकर होने के कारण वे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे फ्रैंक के दबाव का सामना नहीं कर पाते। स्पष्टीकरण? क्या स्पष्टीकरण? क्या तुम्हें हमारे परिवार को सिखाने की जरूरत है कि काम कैसे करना है? सच में
ये सभी अप्रासंगिक लोग क्यों सोचते हैं कि वे यहाँ शोर मचाने आ सकते हैं? ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे इलाके में जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ 2 टॉप ड्रैगन रैंकर्स हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं आज तुम सभी को अपने घर से बाहर जाने से रोक नहीं सकता? फ्रैंक ने गुस्से से कहा। अभी अभी उसे ध्रुव से बहुत शिकायत थी और अब ये लोग भी परेशानी खड़ी करने आ गए थे। ये लोग बहुत लापरवाह थे। बूढ़े मास्टर गुडिंग, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप मेरे बड़े हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि आपका परिवार आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। हम आज आपको नहीं हरा सकते, लेकिन जब क्रूम्स फिर से सामने आएंगे तो मेरे गुरु, वरिष्ठ बुजुर्ग और मुखिया आकर आपसे मिलेंगे। लोरेन ने कहा, न तो चापलूसी से और न ही घमंड से। अगर फ्रैंक अकेला होता तो शायद वह ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि चूंकि उसका परिवार इसमें शामिल था, इसलिए उसे यकीन था कि फ्रैंक उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्रूम्स? फ्रैंक हैरान रह गया। सोमरलैंड संसद के 11 सांसदों में से एक के रूप में वह पहले से ही सोमरलैंड में एक प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जानते थे। अब जबकि छिपे हुए संप्रदाय और परिवार फिर से उभरने लगे थे, तो कुछ ऐसे संप्रदाय और परिवार थे जिन पर उन्हें खुफिया जानकारी के अनुसार विशेष ध्यान देना था। ये परिवार बहुत ताकतवर थे, जिनमें से एक क्रूम्स भी था। यह लववुड लड़की क्रूम्स का हिस्सा है। आप क्रूम्स से हैं? हाँ, मेरे शिक्षक टेड सोमर क्रूम्स के मुखिया हैं, ग्रांट ने कहा। फ्रेड ने कहा, क्रूम्स के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग नॉर्मन ईस्ट मेरे दादा हैं। लोरेन ने कहा, मेरे शिक्षक टेलर कोड़ा हैं, जो क्रूम्स के तीसरे सबसे बड़े हैं। टेड सोमर क्रूम्स का मुखिया, नॉर्मन ईस्ट क्रूम्स के वरिष्ठ बुजुर्ग, टेलर कोड़ा क्रूम्स के तीसरे बड़े। फ्रैंक को सिरदर्द होने लगा। उनके नालायक पोते ने किस तरह के लोगों को नाराज किया था। क्रूम्स के मुखिया और वरिष्ठ बुजुर्ग ईश्वर रैंक के संरक्षक थे, और तीसरे बुजुर्ग टेलर भी ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर रैंक के आधे रास्ते पर थे। फ्रैंक को अन्य छिपे हुए संप्रदायों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन क्रूम्स का मुखिया चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी का पुराना दोस्त था। चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी के अनुसार क्रूम्स एक बार पहले भी सोमरलैंड की मदद करने के लिए सामने आए थे। बेन, ये सब क्या है? फ्रैंक ने पूछा। पिताजी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। जेसन ही इसे संभाल रहा था, बेन ने जवाब दिया। जेसन, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? दादाजी, मैं केवल सामान्य स्थिति के बारे में जानता हूं, जेसन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। मुझे बताओ। जेसन ने फ्रैंक को 3 साल पहले हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। लववुड गर्ल, इस मामले में गुडिंग परिवार दोषी है, लेकिन मास्टरमाइंड को ध्रुव ने अपने साथ ले लिया है। जहां तक तान्या की बात है, तुम उसे भी अपने साथ ले जा सकती हो। हम बस यह दिखावा करेंगे कि वे दोनों हमारे परिवार में कभी थे ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम हमें बता सकती हो। हम, गुडिंग परिवार, तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, फ्रैंक ने कहा। क्रूम्स उन गुप्त संप्रदायों में से एक थे जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। इलियट ने राहत की सांस ली। गुडिंग परिवार को आखिरकार कोई समझदार लीडर मिल गया। बेशक वह यह भी जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बेटी का संप्रदाय बहुत पावरफुल था। इसी वजह से गुडिंग परिवार ने हार मान ली। केवल वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। अगर वह अकेले आता तो उसकी भी वही स्थिति होती जो उसके पिता जिम की थी। ग्रांट और फ्रेड को देखकर लग रहा था कि उन्हें इस रिजल्ट की उम्मीद थी। वे अभी भी अपने संप्रदाय की ताकत पर बहुत भरोसा रखते थे। चूंकि ओल्ड मास्टर गुडिंग ने यह कहा है, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। हम तान्या को नहीं ले जाएंगे। उससे कहो कि कल मेरे घर आए और मेरे भाई से माफी मांगे। लोरेन ने अपनी बात खत्म करने के बाद इलियट से कहा, पिताजी, चलो मेरे भाई को वहां से निकाल लें। ठीक है, इलियट ने उत्साह से जवाब दिया। इसके बाद लोरेन अपनी टीम के साथ गुडिंग निवास से चली गई। ऐसा नहीं था कि वह अपने दादा और भाई का बदला नहीं लेना चाहती थी और गुडिंग परिवार को सजा नहीं देना चाहती थी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। क्रूम्स के दोबारा उभरने के बाद वह गुडिंग परिवार से सभी हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करेगी।
अब तक कमरे में गुडिंग परिवार के कुछ ही मुख्य सदस्य बचे थे। पूरा कमरा शांत था। वे सब ओल्ड मास्टर गुडिंग के बोलने का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानता था कि ओल्ड मास्टर गुडिंग अब बहुत गुस्सा होगा। किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। बेन, तुमने कितने अच्छे बेटे और बेटी का पालन पोषण किया है, फ्रैंक ने कहा। पिताजी, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। आज से रे ही परिवार का मुखिया होगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। पिताजी, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं, क्या तुम जानते हो कि ध्रुव कौन है? डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जोन्स ने खुद मुझसे कहा था कि उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना है। क्या तुम क्रूम्स को भड़का सकते हो? ये एक प्राचीन संप्रदाय है जिसके 2 संरक्षक और कई मास्टर्स हैं जो भगवान के पद के आधे रास्ते पर हैं। क्रूम्स का मुखिया टेड, चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी का पुराना दोस्त भी है। हमारे पास उनसे लड़ने के लिए क्या है? तुम गुडिंग परिवार को बर्बादी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार फ्रैंक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और दहाड़ने लगा। इस बार हर कोई हैरान था। वे किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे। रे और जेसन खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जेसन और तान्या ही इसके लिए जिम्मेदार थे। वे अपने भाई बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। अगर ऐसा न होता तो वे क्रमशः परिवार के मुखिया और परिवार के पहले वारिस नहीं बन पाते। पिताजी, फिर हमें क्या करना चाहिए? वह लववुड लड़की हमें इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। चूंकि क्रूम्स अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, उसके पास दबाने की ताकत नहीं है। लेकिन एक बार जब क्रूम्स पूरी तरह उभर कर आ गए तो वह जरूर वापस आएगी और हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगी। हमें एक पावरफुल संप्रदाय खोजना होगा और उनके साथ काम करना होगा। पिछले कुछ महीनों में कई संप्रदायों ने मुझसे संपर्क किया है, लेकिन उनमें से कोई भी क्रूम्स का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें एक ऐसा संप्रदाय चाहिए जो क्रूम्स के बराबर हो। अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं, कुछ फायदे तो मिलेंगे ही, जब तक हम गुडिंग परिवार की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकें। राजधानी शहर सोमरलैंड, ऑनपुलेंस मैनर के अंदर एक बड़ा प्रांगण। ध्रुव उत्साह से सिस्टम पैनल को देख रहा था। यह दिखा रहा था कि उसके ग्रैंड पॉइंट्स आखिरकार 10,000 पॉइंट्स को पार कर गए थे और अब 10,012 पर थे। इसके अलावा बॉडी एंड माइंड के बगल में एक प्लम्सन बटन भी था जो यह साबित करता था कि उसका अनुमान सही था। एक बार जब वह 10,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाता तो उसे सफलता मिल सकती थी। ध्रुव ने जानबूझकर लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता के लिए तैयारी करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। 3 दिन पहले गुडिंग निवास छोड़ने के बाद उसने राघव को जेसन के साथ बदल दिया और पाया कि राघव ठीक था। आखिरकार उसे सिर्फ कुछ घंटों के लिए किडनैप किया गया था। इसके बाद उसने जेसन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। जब तक वह कुछ नहीं कहता, कोई भी जेसन को बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये कुछ दिन उसके लिए बहुत जरूरी थे और वह इस मामले की परवाह करने के मूड में नहीं था। भगवान के स्तर तक पहुंचना और संरक्षक बनना उसके लिए इस समय सबसे जरूरी बात थी। ध्रुव ऑपुलेंस मैनर के बड़े प्रांगण में तालाब के किनारे बैठा था। उसके एक्सपीरियंस के अनुसार हर बार सफलता के बाद उसके शरीर से पसीना निकलता था। इसके बाद वह खुद को साफ करने के लिए सीधे तालाब में कूद जाता था। इस तालाब का पानी स्थिर नहीं था। इसके नीचे एक झरना था जिससे साल के 365 दिन पानी बहता रहता था। इस वजह से तालाब हमेशा साफ रहता था। जैसे ही उसने सिस्टम पैनल को देखा, ध्रुव ने बॉडी के पीछे प्लम्सन बटन पर क्लिक किया। 1 सेकंड में एक विंडो खुली। होस्ट, क्या आप वाकई बॉडी को अपग्रेड करना चाहते हैं? इस अपग्रेड में 10,000 पॉइंट्स लगेंगे। ध्रुव ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां पर क्लिक कर दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में हल्की गर्मी महसूस की। फिर उसकी मसल्स में खुजली होने लगी। तुरंत बाद उसका शरीर गर्म हो गया और उसकी मसल्स में दर्द होने लगा, लेकिन साथ ही उसे एनर्जी भी महसूस हुई। इस वक्त उसकी स्किन धीरे धीरे रेड और गर्म हो रही थी। ध्रुव ने अपने दांत भींचकर इसे सहा। पूरी प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद
ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसने तुरंत सिस्टम पैनल पर नजर डाली। उसका शरीर अब भगवान स्तर 1 पर पहुंच चुका था। भगवान स्तर 1 भगवान रैंक संरक्षक के बराबर होना चाहिए। वह सोच रहा था कि अगला लेवल क्या होगा। हालांकि इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे भगवान के स्तर को अधिकतम तक बढ़ाना था, जबकि उसकी मानसिक शक्ति अभी भी उस तक नहीं पहुंची थी। उसने अपनी बांह देखी। उसकी बांह पर गंदगी की एक पतली लेयर थी, जिससे हल्की बदबू आ रही थी। ध्रुव ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और तालाब में कूद गया। जैसे ही वह पानी में गया, तालाब से सफेद धुआं उठने लगा। यह साफ था कि उसका शरीर इस वक्त कितना गर्म था। अपनी स्किन पर जमी गंदगी को धोते समय ध्रुव ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसे लगा कि उसने एकदम नए लेवल में एंट्री कर ली है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अनलिमिटेड ताकत है। इसके अलावा उसे लगा कि उसके शरीर के भीतर हवा की एक धारा बह रही है। इसके अलावा ध्रुव ने कोई और बदलाव महसूस नहीं किया। क्या यही भगवान रैंक संरक्षक है जिसे हर कोई बनने की ख्वाहिश रखता है? ये इतना अलग नहीं लगता। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। अपना शरीर साफ करने के बाद वह धीरे धीरे तालाब से बाहर निकला। जब वह तालाब से 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने तालाब के किनारे रखे कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया। हवा की एक धारा ने तुरंत उसके कपड़े उसके हाथ में ला दिए। टेलीकिनेसिस? ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। एक नई ट्रिक। कपड़े पहनने के बाद ध्रुव हवा में घूमने लगा। उसने फिर से कुछ अलग महसूस किया। अब उसे हवा समतल जमीन जैसी लग रही थी। वह इतनी जल्दी थकता नहीं था जितनी जल्दी भगवान रैंक के आधे रास्ते पर थक जाता था। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हवा में चलते वक्त जमीन पर है। ऐसा करने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और वह पूरे दिन हवा में रह सकता था। यह उसके शरीर के भीतर बह रही हवा की धारा का असर था। हवा में रहते हुए वह तालाब के बीच में एक बड़े नकली पहाड़ तक गया। ध्रुव ने नकली पहाड़ की छोटी नोक को पकड़ा और उसे उठाया। धीरे धीरे उसने विशाल नकली पहाड़ को उठा लिया। इसके बाद नकली पहाड़ के नीचे छिपी मछलियां अस्त व्यस्त होकर भागने लगीं। नकली पहाड़ को जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के बाद ध्रुव रुक गया। उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई और पाया कि यह काम उसके लिए बहुत आसान था। उसने सोचा कि वह इस नकली पहाड़ को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। नकली पहाड़ को नीचे रखने के बाद ध्रुव तालाब के ऊपर से वापस चला गया और फिर जमीन पर उतर गया। हवा में रहना बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि उसे इसकी आदत नहीं थी, उसे लगा कि जमीन पर रहना ज्यादा बेहतर है। ध्रुव ने अपनी सफलता पूरी करने के बाद ऑपुलेंस मैनर छोड़ दिया। साथ ही उसने अपनी असली ताकत को छिपाने के लिए सिस्टम में मौजूद हाइड फीचर का इस्तेमाल किया। हालांकि ध्रुव को किसी बात का डर नहीं था, लेकिन उसे अगले दिन मैसन के लिए दवा तैयार करनी थी, इसलिए वह सतर्क था। मैसन बहुत ताकतवर था। ध्रुव को चिंता थी कि मैसन उसके अंदर हो रहे बदलावों को समझ न ले। हालांकि मैसन उससे नहीं डरता था, फिर भी उससे कम बातचीत करना ही सही लगा। आखिर मैसन 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस वक्त वह अपनी जिंदगी जी सकेगा। इस बीच लोरेन कैपिटल सिटी वापस चला गया। तथाकथित 10 साल की नियुक्ति जल्द ही शुरू होने वाली थी। चूंकि ध्रुव ने क्लिंटन से वादा किया था कि वह उनकी मदद करेगा, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह ध्रुव मैसन के घर गया। ध्रुव, तुम यहां हो? मैसन कुछ कमजोर और शक्तिहीन मुक्कों का अभ्यास कर रहा था। सुप्रभात ओल्ड मास्टर स्टेफनी, ध्रुव ने अभिवादन किया। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हाँ, मैंने किया। मैं तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगा। जितनी जल्दी तुम इसे लोगे उतनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। जब ध्रुव ने मैसन को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे चिंता थी कि सिस्टम का हाइड फीचर उसकी असली ताकत को मैसन से छिपा नहीं पाएगा, लेकिन वह शायद चीजों को जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। सिस्टम का हर प्रोडक्ट प्रीमियम होता था। ध्रुव ने फैसला किया कि अब वह सिस्टम की काबिलियत पर शक नहीं करेगा। इसके बाद वह दवा बनाने के लिए कमरे में चला गया और काम शुरू कर दिया। मैसन ने ध्रुव के जाते हुए उसकी पीठ की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि ध्रुव आज कुछ अलग था, लेकिन चाहे उसने इसे कैसे भी देखा,
वह यह नहीं समझ सका कि उसमें क्या अलग था, इसलिए उसने सोचा कि वह शायद ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उस वक्त मैसन बिना किसी समस्या के किसी को भी देख सकता था। इसमें कोई अपवाद नहीं था। इसके साथ ही मैसन ने अपने हल्के मुक्कों का अभ्यास जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुख्य दरवाजा खुला और जूलिया अंदर आई। जूलिया ने कहा, परदादा जी, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं इस दौरान किसी से नहीं मिलना चाहता? मैसन ने पूछा और अभ्यास करना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि यह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्रूम्स कहा जाता है। उसने कहा कि वह आपके लिए एक लेटर लेकर आई है। मैंने उसे कहा कि मुझे दे दे, लेकिन उसने कहा कि उसे इसे आपको पर्सनली देना होगा। उसने यह भी कहा कि उनके लीडर आपके पुराने दोस्त हैं, जूलिया ने बताया। क्रूम्स, टेड का ग्रुप? उन्हें अंदर आने दो। मैं सच में उनके लीडर का पुराना दोस्त हूं, मैसन ने जवाब दिया। ठीक है परदादा जी, जूलिया ने कहा और चली गई। वह शायद क्रूम्स के लोगों का वेलकम करने गई थी। इस बीच ध्रुव ने दवा तैयार कर ली और उसे मैसन के पास ले आया। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, दवा तैयार है। आपको इसे अभी पी लेना चाहिए। कल इसे फिर से पीने के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ध्रुव, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। मैसन ने अभ्यास रोक दिया और ध्रुव की ओर चल पड़ा। मैंने कोई कड़ी मेहनत नहीं की है। इसके विपरीत आपने सोमरलैंड के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है। ध्रुव ने अपने हाथ में रखी दवा मैसन को देते हुए कहा। मैसन ने इसे लिया और 2 घूंट में खत्म कर दिया। ध्रुव ने खाली कटोरा लिया और जड़ी बूटियां पैक करने के लिए कमरे में चला गया। अब उसके जाने का समय हो गया था। मैसन को पूरी तरह ठीक होने में अभी 1 दिन बाकी था। काम पूरा होने के बाद वह बिना रुके खर्च करने और अपनी नई ताकत का आनंद लेने की प्लानिंग कर सकता था। हालांकि सिस्टम ने अभी भी उसके शरीर को सिर्फ भगवान स्तर 1 पर रैंक किया था। उसे और लेवल्स को अनलॉक करना बाकी था। इसके अलावा उनके अनुभव के अनुसार उनमें से प्रत्येक लेवल को अपग्रेड करने के लिए 1000 भव्य पॉइंट्स की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था और इसके लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थे। मैसन ने दवाई पीकर आंगन में रतन की कुर्सी पर बैठकर चुपचाप अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। साथ ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। हर बार जब वह इसे पीता तो उसे इस दवा का जादू महसूस होता। कुछ मिनटों के बाद दरवाजा फिर से खुला और जूलिया पहले अंदर आई। उसके बाद लोरेन, ग्रांट और फ्रेड अंदर आए। क्रूम्स के 2 बुजुर्ग बाहर इंतजार कर रहे थे। जूलिया तीनों को आंगन में ले गई और जब उसने देखा कि मैसन रतन की कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तो उसने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने मुड़कर तीनों को चुप रहने का इशारा किया और वे एक तरफ चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। वह जानती थी कि उसके परदादा ने अभी अभी ध्रुव द्वारा बनाई गई दवा पी है और उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तीनों ने रतन की कुर्सी पर बैठे बूढ़े व्यक्ति को बड़े सम्मान से देखा। इस बूढ़े व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां थीं। भले ही वे क्रूम पर्वत में छिपे हुए थे, लेकिन लोग अक्सर अपने मुखिया को उसके बारे में बात करते सुनते थे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने क्रूम्स का मुखिया टेड भी खुद को छोटा महसूस करता था। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे क्रूम्स का मुखिया टेड सम्मान देता था। जब वे पहाड़ से बाहर आए तो संप्रदाय के मुखिया टेड ने उन्हें एक पत्र दिया और उनसे कहा कि वे यह पत्र सोमरलैंड के चीफ ऑफ स्टाफ मैसन को दे दें। कुछ मिनट बाद मैसन ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने पहली बार दवा ली थी तो उसे मेडिसिनल पावर को एब्जॉर्ब करने में पूरा 1 घंटा लगा था, क्योंकि उसका शरीर सड़ना शुरू हो गया था। बाद में जैसे जैसे उसका शरीर बेहतर होता गया, उसके शरीर की मेडिसिनल पावर एब्जॉर्ब करने की स्पीड भी तेज हो गई। अब उसे सब कुछ पूरी तरह एब्जॉर्ब करने में केवल 10 मिनट लगते थे। मैसन ने तीनों को देखा। क्रूम्स के वंशज के रूप में अपनी पहचान के मुताबिक टेड बहुत होशियार था। वे तीनों भी अच्छे थे। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी तुलना किससे की जा रही है। अगर उनकी तुलना दूसरी युवा पीढ़ी से की जाए तो वे उन लोगों के छोटे ग्रुप में शामिल होंगे जो सबसे ऊपर खड़े हैं।
लेकिन अगर उनकी तुलना ध्रुव द मॉन्स्टर से की जाए तो वे बिल्कुल भी उसी लेवल पर नहीं थे। ध्रुव अब युवा पीढ़ी के समान लेवल पर नहीं था। अब वह गॉड रैंक को जल्द से जल्द तोड़ने और संरक्षक बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वह पुरानी पीढ़ी से मुकाबला कर सके। मैसन ने अपने दिल में ध्रुव को एक युवा व्यक्ति के रूप में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आप क्रूम्स से हैं? मैसन ने पूछा। हाँ, ओल्ड मास्टर स्टेफनी, तीनों ने एक साथ सम्मानपूर्वक जवाब दिया। मैं ग्रांट स्टोन हूं, क्रूम्स का 23वीं पीढ़ी का शिष्य। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, ओल्ड मास्टर स्टेफनी। टेड सोमर्स मेरे शिक्षक क्रूम्स के मुखिया हैं। ग्रांट ने झुककर हाथ जोड़े और अपना परिचय दिया। मैं फ्रेड ईस्ट हूं, क्रूम्स की 23वीं पीढ़ी का शिष्य। नमस्ते ओल्ड मास्टर स्टेफनी। मेरे दादाजी क्रूम्स के सीनियर बुजुर्ग हैं, नॉर्मन ईस्ट। फ्रेड ने अपने हाथ जोड़े और अपना परिचय दिया। नमस्कार ओल्ड मास्टर स्टेफनी, मैं लॉरेन लववुड हूं, क्रूम्स की 23वीं पीढ़ी का शिष्य। मेरे गुरु क्रूम्स के तीसरे बुजुर्ग हैं, टेलर कोड़ा। लॉरेन ने भी झुककर अपना परिचय दिया। जब मैसन ने अभी अभी उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं, तो तीनों को ऐसा लगा जैसे मैसन ने उनके सारे राज जान लिए हों। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सब कुछ देख सकती हों। यह एक शांत नजर थी जिसमें कोई घमंड नहीं था, लेकिन इससे ऐसा लगता था जैसे वे किसी विशाल पहाड़ का सामना कर रहे हों। वह बहुत ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के मुखिया इस बूढ़े व्यक्ति का इतना सम्मान करते थे और उसकी इतनी तारीफ करते थे। क्या टेड अब ठीक है? हमने दशकों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैसन ने अपनी यादें ताजा करते हुए कहा। प्रमुख ठीक है। वह अक्सर हमारे सामने आपका जिक्र करते थे और कहते थे कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसकी वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ग्रांट ने सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, यह बहुत अजीब है कि बच्चा अभी भी मुझे याद करता है। दशकों बीत गए हैं और अब जब मेरे कुछ पुराने दोस्त छिपने से बाहर आ रहे हैं तो मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अभी भी उनके साथ शराब पी सकता है। तीनों को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्रूम्स के मुखिया टेड की उम्र 100 साल से ज्यादा थी और उन्हें बच्चा कहा जा रहा था। इससे पता चलता है कि ओल्ड मास्टर स्टेफनी कितने बूढ़े थे। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, यह वह पत्र है जिसे मेरे टीचर टेड ने मुझे आपको पर्सनली सौंपने को कहा था, ग्रांट ने कहा और एक पत्र निकाला। जूलिया, इसे मेरे लिए यहां लाओ, मैसन ने कहा। हाँ परदादा जी। जूलिया ने ग्रांट के हाथ से पत्र लिया। मैसन के पास गई, लिफाफा खोला और पत्र उन्हें थमा दिया। मैसन ने पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ने के बाद मैसन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह अंदर से बहुत हैरान थे। अगर पत्र में जो लिखा था वह सच निकला तो यह काफी गंभीर मामला था। फिर भी उन्हें टेड द्वारा बताई गई बातों पर थोड़ा शक था। उन्हें इसकी पुष्टि के लिए समय चाहिए था। टेड ने तुम तीनों को सिर्फ मुझे यह पत्र देने के लिए ही नहीं भेजा है ना? मैसन ने पूछा। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, इस बार पत्र पहुंचाने के अलावा हम लोरी, मेरी जूनियर को भी घर वापस ले जा रहे हैं। वह 10 साल से घर नहीं गई है। इसके अलावा क्रूम्स अब छिपने से बाहर आना चाहते हैं और मेरे टीचर को उम्मीद है कि ओल्ड मास्टर स्टेफनी भी इसे मानेंगे, ग्रांट ने कहा। टेड और मैं पुराने दोस्त हैं। जब हम सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे थे तब क्रूम्स ने सोमरलैंड की मदद के लिए किसी को भेजा था। इसलिए अगर क्रूम्स बाहर आना चाहते हैं तो मेरे पास उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं है। लेकिन तुम लोग इतने सालों से छिपे हुए हो और सोमरलैंड सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे समझने और अपनाने के बाद इसके नियमों का पालन कर सकते हो तो जाहिर है तुम्हारा स्वागत है, मैसन ने कहा। धन्यवाद ओल्ड मास्टर स्टेफनी, ग्रांट और उसके साथियों ने खुशी से कहा। मैसन का जवाब मिलने के बाद उनकी यात्रा का लक्ष्य आधा पूरा हो चुका था। अब उन्हें धीरे धीरे सोमरलैंड की आर्मी की स्ट्रक्चर और उसके सभी नियमों को समझना होगा। वापस जाकर उन्हें क्रूम्स के बाकी सदस्यों को समझाना होगा ताकि वे सोमरलैंड के नियम तोड़कर मुश्किल में न पड़े। तुम लोग इतनी जल्दी खुश मत हो। सोमरलैंड का सिस्टम तुम्हारे संप्रदाय के जैसा नहीं है। यहाँ हर कोई बराबर है। इसका मतलब है कि तुम सड़क पर किसी भिखारी को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारा मन है।
मुझे उम्मीद है कि तुम इन नियमों को अच्छे से समझोगे और टेड को भी समझाओगे। अगर नहीं तो यह सबके लिए मुश्किल होगा। हम समझते हैं, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। ध्रुव ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि 3 युवा आंगन में खड़े थे। अम्मा, क्या ये लोरेन नहीं है? वे यहाँ क्यों हैं? क्या ये सब मेसन को जानते हैं? ये लोग वाकई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये गुडिंग फैमिली से नहीं डरते। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। ये तीनों बहुत छोटे थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। अगर वे आम लोग होते तो यह संभव नहीं था। साथ ही उन्हें 2 टॉप ड्रैगन रैंकर्स का संरक्षण भी मिला हुआ था। कितना अद्भुत! ध्रुव कमरे से आंगन की ओर बढ़ा। उसकी एंट्री ने तुरंत लोरेन और बाकी 2 का ध्यान खींच लिया। तीनों ने आश्चर्य से ध्रुव की ओर देखा। मेसन कौन था? सोमरलैंड का चीफ ऑफ स्टाफ, सोमरलैंड संसद का हेड, सोमरलैंड का सबसे बड़ा शासक। अपनी पहचान के अलावा वह बेहद ताकतवर भी था। यहां तक कि क्रूम्स का मुखिया भी उसे अपना से ऊपर मानता था। जिस जगह पर इतने बड़े लोग रहते हों, वहां कितनी सिक्योरिटी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। जब वे यहां आए थे तो उन्हें कई बाधाओं और सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ा। पूरी प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा लग गया था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे उसी लड़के से मिलेंगे जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले गुडिंग निवास में देखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रैंक गुडिंग फैमिली के पुराने गुरु और एक गुरु जो भगवान रैंक के आधे रास्ते पर थे, उनके प्रति इतने विनम्र थे। उस समय भले ही उन्हें लगा कि इस लड़के की पहचान इतनी सिंपल नहीं थी, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे ओल्ड मास्टर स्टेफनी के निवास पर उससे फिर मिलेंगे। यह सिर्फ एक असाधारण पहचान होने से नहीं समझाया जा सकता था। उसकी पहचान बेहद पावरफुल थी। जो भी ओल्ड मास्टर स्टेफनी से जुड़ा हो, वह शानदार ही होता था। इसलिए क्रूम्स को थिमहेम के साथ सही तरह से विचार विमर्श करना होगा। फिर भी लोरेन को इस बारे में ज्यादा फील नहीं हुआ। इसके बजाय वह ध्रुव के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो गई। इस बीच ग्रांट और फ्रैंक थोड़े परेशान थे। ध्रुव लुक्स और स्वभाव में उनसे कम नहीं था, बल्कि कुछ मामलों में वह उनसे थोड़ा बेहतर भी था। कुछ दिन पहले गुडिंग निवास में जिस तरह उसने ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण में किसी का ध्यान रखा, उससे यह पता चलता है कि वह कमजोर नहीं था, चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो। इसके अलावा वह उनसे 1 दशक से भी ज्यादा छोटा था। अब उसका स्टेटस उनसे भी ऊंचा था। इस बात ने उन दोनों को परेशान कर दिया, जो हमेशा खुद को बहुत ऊंचा मानते थे। वे सोचते थे कि वे यंग जनरेशन में बेस्ट हैं और कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन अब जब उनके सामने कोई ऐसा इंसान आया जो उनसे ज्यादा एक्सीलेंट था, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके और ध्रुव के बीच बहुत बड़ा गैप है। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, मैं अब चलता हूं। मैं कल वापस आऊंगा, ध्रुव ने मेसन के पास चलते हुए कहा। मेसन ने भी देखा कि क्रूम्स परिवार के तीनों सदस्य ध्रुव को अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? मेसन ने क्यूरियस होकर पूछा। क्रूम्स के तीनों सदस्यों को तो अभी पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए था, तो फिर वे ध्रुव से कैसे बातचीत कर सकते थे? हाँ, मुझे लगता है। मैं उनसे कुछ दिन पहले गुडिंग निवास पर मिला था। उन्होंने मेरे लिए गुडिंग फैमिली के मुखिया के हमले को भी रोका। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने उनका धन्यवाद किया, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अभी भी सोमरलैंड में थोड़ा बहुत पावर रखता है। मुझे परेशान करने से मत डरना। वैसे भी ये मेरे लिए एक छोटी सी बात है, मेसन ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्रुव को चिढ़ा रहे हों। वह गुडिंग निवास पर जो हुआ था उसके बारे में जानते थे। यह लुकास ही था जिसने उन्हें इसकी जानकारी दी थी। फिर उन्होंने अब्राहम से कहा कि वह इस मामले को सुलझा दे। मुझे समझ आ गया, ओल्ड मास्टर स्टेफनी। अगली बार जब मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो ये तय हो गया। अगली बार मुझसे मिलना याद रखना। अब तुम्हारी पोजीशन अलग है। तुम्हें सच में खुद ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक लीडर की तरह चीजों को हैंडल करना सीखना होगा, मेसन ने कहा।
वह सच में ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मैं समझ गया ओल्ड मास्टर स्टेफनी, मैं अब चलता हूं, कल मिलते हैं, ध्रुव ने जवाब दिया। ठीक है जूलिया, जाओ और ध्रुव को बाहर छोड़ाओ। हाँ परदादा जी। जूलिया ने सिर हिलाया और ध्रुव के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। जब ध्रुव तीनों की तरफ बढ़ा तो वह रुका और उनसे कहा, पिछली बार आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया। मेरा नाम ध्रुव है, मेरा नाम लोरेन है, मेरा नाम ग्रांट है, मेरा नाम फ्रेड है। तीनों ने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद एक साथ कहा, हम सब क्रूम्स के शिष्य हैं। चूंकि ध्रुव जैसे इंसान ने उनसे बात करने की पहल की थी, वे अनमने तरीके से जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सके। आपसे मिलकर खुशी हुई, हम जल्द ही फिर मिलेंगे, अलविदा, ध्रुव ने यह कहा और जूलिया के साथ वहां से चले गए। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो 10 साल की अपॉइंटमेंट पर ही होगा। उन्हें यकीन था कि ये तीनों वहां जरूर होंगे। ध्रुव चला गया, लेकिन उस समय तीनों अभी भी शॉक में थे। ओल्ड मास्टर स्टेफनी ध्रुव के प्रति बहुत विनम्र थे। ये उनकी उम्मीदों से बहुत परे था। शुरू में उन्होंने सोचा कि ध्रुव ओल्ड मास्टर स्टेफनी का वंशज था, लेकिन अभी दोनों के बीच हुई बातचीत से ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। यह ध्रुव नाम का बंदा कौन है? ओल्ड मास्टर स्टेफनी उसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ओल्ड मास्टर स्टेफनी, क्रूम्स निश्चित रूप से सोमरलैंड सिस्टम का पालन करेंगे। ये वही है जो हमारे जाने से पहले हेड ने हमें बताया था। बहुत बढ़िया, मैं टेड को अच्छी तरह जानता हूं। वो भी उस टाइम जस्टिस की भावना से भरा हुआ एक यंग मैन था, इसलिए मैं उसके लीडरशिप वाले संप्रदाय के साथ कंफर्टेबल हूं। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, अब हम चलते हैं। हेड ने हमें ट्रिप के दौरान कुछ और काम निपटाने को कहा था। आगे बढ़ो। अगर टेड आए तो उससे कहना कि वो मेरे पास आकर मिले। बिल्कुल, इतना कहकर वे तीनों चले गए। जूलिया उन्हें बाहर ले जाने के बाद वापस मेसन के पास आ गई। परदादा, ये लोग कौन थे? जूलिया ने क्यूरियस होकर पूछा। वे एक गुप्त संप्रदाय से हैं। जब सोमरलैंड मुश्किल में था तो उनके लीडर ने हमारी हेल्प के लिए कदम बढ़ाया था। ये ऐसा संप्रदाय है जो जस्टिस की भावना से भरा हुआ है। तो क्या वे इस बार पूरे संप्रदाय को लेकर बाहर आने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ क्रूम्स ही नहीं, बल्कि सभी गुप्त संप्रदाय और परिवार अब बाहर आने की सोच रहे हैं। क्यों? छिपकर रहना अच्छा नहीं था क्या? इतने साल हो गए हैं, तो अब क्यों बाहर आ रहे हैं, जैसे सब पहले से ही तय था? जूलिया, तुम ये बातें नहीं समझती। मुश्किल समय आने वाला है और कोई इससे बच नहीं सकता, इसलिए वे सब बाहर आकर सोसाइटी में जगह ढूंढना चाहते हैं, मेसन ने दुखी होकर कहा। क्या अब सोमरलैंड बहुत चाओटिक नहीं हो जाएगा क्योंकि इतने सारे गुप्त संप्रदाय और फैमिलीज सामने आ रही हैं? ये लोग तो बहुत पावरफुल हैं और सोमरलैंड का 99% हिस्सा नॉर्मल लोगों से बना है, जूलिया ने कंसर्न दिखाते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें ध्रुव को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मैं मर गया होता तो सोमरलैंड सच में चाओटिक हो जाता, लेकिन ध्रुव ने मुझे बचा लिया और चूंकि मैं यहां हूं, वे कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। टेंशन मत लो, ध्रुव ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कुछ तरीकों से पूरे सोमरलैंड को बचाया है। ध्रुव, जूलिया ने मन ही मन कहा। यह लड़का उससे 2 साल छोटा था, लेकिन उसके परदादा उसे इतना मानते थे। अब जूलिया उसके बारे में और जानना चाहती थी। 2 लग्जरी कारें गली से निकलीं। लोरेन अपनी 2 सीनियर्स के साथ पहली कार में बैठी थी। वह आगे की सीट पर थी, जबकि ग्रांट और फ्रेड पीछे थे। दूसरी कार में दोनों बुजुर्ग बैठे थे। दोनों कारों के ड्राइवर्स को कंपनी से लव वुड्स के नाम से टेम्पररी ट्रांसफर किया गया था। ये गुप्त संप्रदाय दुनिया से बिल्कुल अलग कोई हेवन नहीं था। वे मॉडर्न चीजों के बारे में भी सीखते थे और कभी कभी उनके गुरु उन्हें इन चीजों में ट्रेनिंग देने बाहर ले जाते थे। इसलिए वे कार्स और प्लेन्स देखकर हैरान नहीं होते थे, क्योंकि वे इन्हें पहले भी देख चुके थे। लोरी, क्या तुम उस ध्रुव बंदे को देख सकती हो? ग्रांट खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। उसे पता था कि थर्ड एल्डर के पास एक गुप्त टेक्निक थी जिससे वे कुछ चीजें देख सकते थे जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। थर्ड एल्डर की डायरेक्ट स्टूडेंट होने के नाते लोरेन को यह टेक्निक जरूर पता होगी, लेकिन ग्रांट को यह नहीं पता था कि उसने कितना सीखा है। संप्रदाय के हेड टेड की डायरेक्ट स्टूडेंट और क्रूम्स
एक प्राचीन गुप्त संप्रदाय की सीनियर होने के नाते ग्रांट को लगता था कि वह यंग जनरेशन में बेस्ट है। उसने हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखा और उसे बनाए रखने की ताकत भी महसूस की। लेकिन पहाड़ छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद वह किसी ऐसे इंसान से मिला जो हर तरह से उससे कम नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि उस इंसान की उम्र भी उससे ज्यादा नहीं थी। साइकोलॉजिकली ग्रांट इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं भी जानना चाहता हूं कि ध्रुव कौन है। उसने तो कहा था कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उसका मतलब क्या था? फ्रेड ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। हालांकि मैं कैपिटल सिटी से हूं, लेकिन मुझे 10 साल की उम्र में मेरे गुरु ने क्रूम माउंटेन ले लिया था और तब से मैं क्रूम माउंटेन में ही पली बड़ी हूं। इसके अलावा मैं उसे देख नहीं सकती, लोरेन ने कहा। आप नहीं देख सकती? हाँ, मैं नहीं देख सकती। ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर धुएं की एक परत थी। भले ही मैंने अपने गुरु से गुप्त टेक्निक का केवल 30% ही सीखा हो, लेकिन वह पहला यंग इंसान है जिसे मैं नहीं देख सकती। तीनों चुप हो गए। ग्रांट और फ्रेड जानते थे कि लोरेन क्या कहना चाह रही थी। इसका मतलब यह था कि लोरेन उनमें कुछ देख सकती थी, लेकिन वह ध्रुव में कुछ भी नहीं देख सकती थी। क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कह रही कि हम दोनों ध्रुव से कमतर हैं? वे कंफ्यूज थे, लेकिन जानते थे कि लोरेन उनसे झूठ नहीं बोलेगी। इस बीच लोरेन अभी भी सोच रही थी कि यह ध्रुव नामक व्यक्ति कौन है। वह इतना यंग था और फिर भी ओल्ड मास्टर स्टेफनी उसके प्रति इतना रिस्पेक्टफुल थे। उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था और फिर भी वो रहस्य से भरे हुए थे। मेसन के घर से निकलने के बाद ध्रुव नताशा के घर चला गया। उसे वापस आए हुए कुछ दिन हो गए थे। इस बार वह नमस्ते कहने के लिए रुका और फिर उसने दवाई का आखिरी हिस्सा तैयार किया। मेसन के लिए वह साउथ रिवर प्रोविंस वापस चला जाएगा। उसके बाद उसे ईस्ट लीग कैपिटल्स के लिए सभी तरह की परेशानियों से डील करना था। साथ ही आधे महीने में क्लासेस शुरू होने वाली थीं। वह ईयर 4 में जाने वाला था और एक और साल में ग्रेजुएट होने वाला था। भले ही इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह क्लास में जाता था या नहीं, उसने ओलिवर से वादा किया था कि जब क्लासेस शुरू होंगी तो वह वापस जाएगा और अपना चेहरा दिखाएगा। जब वह नताशा के घर पहुंचा तो नताशा बोर होकर टीवी देख रही थी। पिछले दिनों हेनली द्वारा जबरदस्ती उसका अपहरण किए जाने के बाद उसने बाहर जाना कम कर दिया था। ध्रुव दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने नताशा को फोन करके कहा कि वह उसके लिए दरवाजा खोले। इससे पहले कि वह फोन रख पाता, दरवाजा खुल गया। नताशा ने लूज नाइट ड्रेस पहन रखी थी और उसकी स्किन साफ साफ दिख रही थी। इसके अलावा उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। ध्रुव ये देखकर थोड़ा चौंक गया। क्या हुआ ध्रुव? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नताशा ने उसे घूरते हुए देखा और क्यूरियस होकर पूछा। उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसने लूज नाइट ड्रेस पहन रखी थी। इस वक्त उसकी हर हरकत ध्रुव को अनगिनत ख्यालों में ले जा रही थी। उम्मा, दोपहर हो गई है, क्या तुम अभी जागी हो? ध्रुव ने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने तुरंत अपनी शर्मिंदगी छुपा ली। हाँ, मैं अभी उठी हूं। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है, नताशा ने कहा। तुम बाहर टहलने क्यों नहीं गई? मैं अकेले बाहर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी सहेलियों और गर्लफ्रेंड्स का क्या? उन सबके बॉयफ्रेंड हैं। मैं तीसरी पहिया नहीं बनना चाहती। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ बाहर टहलने चलता हूं। ठीक है, नताशा ने खुश होकर कहा। क्या तुम ये पहनकर जाओगी? तुम अंदर आकर पहले बैठ सकते हो, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। इतना कहकर नताशा तेजी से मुड़ी और चली गई। फिर वह ऊपर कपड़े बदलने चली गई। यह साफ था कि वह घर पर रहकर काफी बोर हो गई थी। ध्रुव को फोन कॉल आने के बाद अचानक चले गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। भले ही वे हर दिन बात करते थे, लेकिन आमने सामने मिलना अलग ही बात थी। इस बीच उसकी मां मिंडी लगभग हर दिन उसे तंग करती रहती थी। वह ऐसे सवाल पूछती रहती थी कि नताशा थोड़ा परेशान हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ध्रुव के काम में कोई रुकावट आए। ध्रुव हॉल में दाखिल हुआ और नताशा को ऊपर जाते देख राहत महसूस की। ये पाप है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। मैं कोई साधु नहीं हूं तो मुझे गिल्टी क्यों महसूस करना चाहिए?
अपने दिल की धड़कन को मुश्किल से शांत करने के बाद ध्रुव ने सोचा कि क्या वह नताशा की प्रतिक्रिया को परोक्ष रूप से परखने के लिए थोड़ा समय ले सकता है। वैसे भी हर समय खुद को कंट्रोल करना सही नहीं था। वह लगभग 22 साल का था। वह लगभग शादी की लीगल उम्र पर पहुंच चुका था, लेकिन वह अभी भी सिंगल था। उसे ये बात खुले में कहने में भी शर्माती थी। वह ईस्ट लीग कैपिटल्स नामक एक $1 ट्रिलियन कंपनी का फाउंडर था। वह सोमरलैंड संसद के 11 सांसदों में से एक था। वह गॉड रैंक का प्रोटेक्टर भी था, और फिर भी वह अभी भी वर्जिन था। अगर लोगों को कभी पता चल जाता तो वे उसका मजाक उड़ाते। जब ध्रुव सोच रहा था कि अगर नताशा विरोध नहीं करती तो वह उसके साथ अनइमेजिनेबल चीजें कर सकता है। नताशा कपड़े बदलने के बाद नीचे आई। ध्रुव ने नताशा को सिर से पैर तक देखा। यह पहली बार था जब उसने नताशा को इतने सराहनीय नजरिए से देखा था। उसने एक छोटी सफेद स्कर्ट और घुटनों तक के मोजे पहने हुए थे, जिससे उसकी जांघ की स्किन का थोड़ा हिस्सा दिख रहा था। यह कहना जरूरी था कि नताशा हर एंगल से परफेक्ट थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं माना जाता। ये ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी था। अमीर फैमिली और एलीट फैमिली के सभी लड़के उसके लिए compete कर रहे थे। फिर भी अगर उसकी तुलना लोरेन से की जाए तो वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक सुंदर और इनोसेंट नेबरहुड गर्ल थी, जबकि दूसरी एक अट्रैक्टिव मैच्योर फेरी की तरह थी। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज थीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि दोनों ही यंग और ओल्ड लोगों के दिलों पर राज करते थे। लोरेन का स्वभाव ऐसा था कि हर आदमी उस पर हावी होना चाहता था। हालांकि ध्रुव को अब भी नताशा ज्यादा पसंद थी। क्या हुआ? क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूं? नताशा ध्रुव के पास आई। उसने देखा कि ध्रुव उसे गौर से देख रहा है और थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा, अच्छा, तुम अच्छी लग रही हो? ध्रुव ने जल्दी से कहा। सच में? नताशा ने कहा और ध्रुव के सामने 2 बार घूमी। उसकी छोटी स्कर्ट थोड़ी हिली, जिससे ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो, क्या तुम इन दिनों बाहर नहीं गई हो? हाँ, मैं कई दिनों से बाहर नहीं गई हूं। इसके बाद दोनों शहर के मेन एरिया की तरफ चल दिए। ध्रुव ने कहा, चलो पहले खाने की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि यहाँ अच्छा खाना कहाँ मिलता है ना? पास में ही एक बहुत अच्छी जगह है। मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर वहाँ खाना खाते थे। तो फिर मुझे रास्ता दिखाओ। सीधे जाओ और फिर दूसरे जंक्शन पर बाएं मुड़ो। ध्रुव ने नताशा के इंस्ट्रक्शंस पर गाड़ी चलाई और एक खूबसूरती से सजाए गए होटल के दरवाजे पर पहुंचे। गाड़ी पार्क करने के बाद दोनों होटल में दाखिल हुए। नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूं कि आप में से कितने लोग यहां हैं? जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक वेटर ने पूछा, सिर्फ हम दोनों? क्या कोई प्राइवेट रूम है? ध्रुव ने पूछा। मुझे खेद है सर, सभी प्राइवेट रूम पूरी तरह से बुक हैं। क्या आप लॉबी में खा सकते हैं? ठीक है। वेटर उन दोनों को खिड़की के पास एक सीट पर ले गया। फिर दोनों बैठ गए। नताशा ने ऑर्डर दिया और वेटर चला गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा और खाना आ गया। दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। नताशा, जब वे खा रहे थे तो पास से एक आवाज आई। उन्होंने देखा कि नताशा के पीछे एक स्टाइलिश लड़की खड़ी थी। लिलित, तुम यहां क्यों हो? नताशा ने पूछा। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती थी। कोई वंडर नहीं, जब हमने तुम्हें बुलाया तो तुम हमारे साथ बाहर नहीं गई। लगता है कि तुम डेटिंग कर रही हो, लिलित ने टीजिंगली कहा। लिलित, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, नताशा ने कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। ईमानदारी से बताओ, तुम दोनों ने कब डेटिंग शुरू की? क्या? नताशा ने ध्रुव की तरफ देखा, थोड़ी हकलाते हुए। ठीक है, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी। फिर लिलित ने ध्रुव से पूछा, अरे हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है और तुम नताशा के लिए कौन हो? नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है और मैं नताशा का बॉयफ्रेंड हूं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ध्रुव, है ना? सच बताओ, तुमने नताशा को कैसे इंप्रेस किया? हमारे सर्कल के कई लोग उसमें इंटरेस्टेड थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई आउटसाइडर उनसे तेज होगा, लिलित ने कहा। हम बहुत लंबे समय से साथ नहीं हैं,
लेकिन हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, ध्रुव ने कहा। ध्रुव, अब जब तुमने हमारी प्रिंसेस को जीत लिया है तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव ने पूछा। ठीक है, मैं कल अपने सर्कल के सभी लोगों को इनवाइट करूंगी और हम सब एक दूसरे को बेटर नो कर सकते हैं। हम इसे लॉन्जेविटी क्लब में करेंगे। तुम्हें कैसा लगता है? लिलित ने पूछा। बिल्कुल, ध्रुव ने जवाब दिया। तो फिर बात तय हो गई। नताशा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। मजे से खाओ, लिलित ने कहा और फिर मुड़कर चली गई। नताशा का एक बॉयफ्रेंड था। यह एक बहुत बड़ी खबर थी जो उनके पूरे ग्रुप को चौंका सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाकी सहेलियों को कॉल किया और डिस्कस किया कि ध्रुव से फ्री में खाना कैसे लिया जा सकता है। ध्रुव, मुझे बहुत सॉरी है। लिलित ऐसी ही है, नताशा ने थोड़ा रिग्रेट करते हुए कहा। यह ठीक है, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा और वैसे भी मुझे भी अपना क्लेम दिखाना था, है ना? अब अपना खाना खाओ। खाना खत्म होने के बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। खाना खाने के बाद ध्रुव ने पूरी दोपहर नताशा के साथ शॉपिंग की और उसके लिए काफी सारे कपड़े खरीदे। शॉपिंग करना सच में लड़कियों की इंस्टिंक्ट होती है। आधे रास्ते में मिंडी ने नताशा को कॉल किया और पूछा कि वह कहाँ है। जब उसे पता चला कि नताशा ध्रुव के साथ है तो उसने और कुछ नहीं पूछा। जब दोनों घर वापस पहुंचे तो मिंडी और उनके पति घर पर थे। माँ, पापा, नताशा ने खुशी से पुकारा। नमस्ते मिस्टर और मिसेस यंग, ध्रुव ने भी अभिवादन किया। नमस्ते ध्रुव, सामान रख दो और डिनर के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, मिंडी ने कहा। ठीक है नताशा, मैं ये कपड़े कहाँ रखूं? इन्हें मेरे कमरे तक ले जाने में मेरी हेल्प करो, नताशा ने कहा और ऊपर की ओर दौड़ गई। ध्रुव ने मिंडी और उनके पति की ओर देखा। जब उसने देखा कि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे तो उसने सामान के 2 बैग उठाए और नताशा के पीछे पीछे ऊपर चला गया। जब वह नताशा के कमरे में पहुंचा तो उसे वहां गुलाबी रंग का समंदर नजर आया। यह एक ऐसी लड़की का कमरा था जो अभी तक बड़ी नहीं हुई थी। यह भी पहली बार था जब ध्रुव यहां आया था। जब उसने बैग्स रख दिए तो उसने देखा कि नताशा बिस्तर पर बैठकर अपने जूते बदल रही थी। हालांकि मोजे थोड़े टाइट थे और उन्हें उतारना मुश्किल हो रहा था, इसलिए नताशा को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुझे हेल्प करने दो, ध्रुव ने कहा। वह उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और नताशा के एक पैर को पकड़ा जिस पर अभी भी मोजा पहना हुआ था। फिर उसने मोजा उतारने में मदद की। जुर्राब उतारने के बाद उसे एक लंबा, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल पैर नजर आया। ध्रुव उसका पैर नीचे रखने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही दूसरा मोजा भी उतार दिया। यह हो गया, ध्रुव ने कहा। उसने अपना सिर उठाया और नताशा को देखा। उसने तुरंत देखा कि नताशा का चेहरा लाल हो गया था, यहां तक कि उसका पूरा चेहरा गुलाबी नजर आ रहा था। टी थैंक यू, नताशा ने धीरे से कहा। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़के को अपने पैर छूने दिया था। कोई बात नहीं, चलो, तुम्हारे मम्मी पापा हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। हमें जाकर डिनर करना चाहिए, ध्रुव ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। वह यहां और ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अभी नताशा बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसे डर था कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी नताशा ने उसे जाने से पहले ही रोक लिया। ध्रुव, नताशा ने कहा। हाँ, क्या बात है? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। तुम पहले अपनी आंखें बंद करो, नताशा ने शर्म से कहा। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। दोनों एक दूसरे को गहराई से देख रहे थे। हालांकि ध्रुव खुद को नताशा की बड़ी खूबसूरत आंखों और नाजुक चेहरे से बचा नहीं पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर ऐसा नहीं करता तो वह अपना कंट्रोल खो देता। उसने जल्द ही बिस्तर से कुछ हलचल की आवाजें सुनी। इसके बाद ध्रुव को लगा कि उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हाथ रखा गया है। फिर उसने अपनी नाक के पास एक मीठी खुशबू महसूस की। अगले ही पल उसने अपने होठों पर वार्मथ और नमी महसूस की। भले ही ध्रुव अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड था, लेकिन उसे पता था कि क्या हो रहा है। नताशा ने उसे किस किया था। वह खुद को रोक रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उत्तेजित हो चुका था।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।